హలో స్టూడెంట్స్, ఈ వీడియోలో మనము హిందీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ విత్ ఆన్సర్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఇది షార్ట్ ఆన్సర్స్ క్వశ్చన్స్. మనకి ఎగ్జామ్లో షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ 8 ఉంటాయి స్టూడెంట్స్. పద్య భాగంలో నుంచి 2 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఈచ్ క్వశ్చన్స్ 3 మార్క్స్, 6 మార్క్స్ వెయిటేజ్ ఫర్ పద్య భాగం. అవి ఏ క్వశ్చన్స్ అంటే 99, 20 క్వశ్చన్. 21, 22, 23 గద్య భాగంలో నుంచి ఇచ్చే షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ 3 అడుగుతాడు. 3 మార్క్స్ ఈచ్, 9 మార్క్స్. ఉపవాచకంలో 3 క్వశ్చన్స్ ఇస్తాడు. 3 మార్క్స్ ఈచ్, 9 మార్క్స్. సో ఈ 24 మార్క్స్ ఆర్ ఫర్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్. సో ముందుగా ఉపవాచకం లెసన్లో నుంచి इंपॉर्टेंट क्वेश्चन చూద్దాం. नेल्सन मंडेला का जीवन में हमें क्या संदेश मिलता है? नेल्सन मंडेला के जीवन में हमें यह संदेश मिलता है कि जो कुछ अपना सिद्धांत है उसकी साधना में हम निरंतर कार्यरत होना चाहिए. మన సిద్ధాంతాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి కోసం సర్వదా కృషి చేయాలి. अपने देश के लिए, अपने जनता के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहना चाहिए. మన దేశం కోసం, మన దేశ ప్రజల కోసం ఎప్పుడూ నిరంతరం శ్రమించాలి. శాంతికి స్థాపనమే అప్నా జీవన్ సమర్పిత్ కర్నా చాహియే. సో శాంతి కోసం మనము మన జీవితాన్ని సమర్పించాలి అని నెల్సన్ మండేలా జీవనం చూసి మనకు సందేశం వస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ స్టూడెంట్స్ ఉపవాచకంలో. సో రంగ్ భేద్ కో మిటానే మే నెల్సన్ మండేలా కా క్యా యోగదాన్ హై? నెల్సన్ మండేలా దక్షిణాఫ్రికా కే ప్రథమ అశ్వేత్ రాష్ట్రపతి थे. అంటే ఫస్ట్ బ్లాక్ ప్రెసిడెంట్ అన్నమాట. उन्हें कोयला खनिक का काम करना पड़ा. उन्होंने 1990 में नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण किया. वे समूचे विश्व में रंग भेद का विरोध करने के प्रतीक बन गए. दक्षिण अफ्रीका के लोग उन्हें राष्ट्रपति मानते हैं. सभी पीड़ाओं को मिटाने का एकमात्र साधन है శాంతి. यह ठीक ही है. సో అన్ని కష్టాలని దూరం చేసుకోవడానికి ఒక మంత్రము శాంతి. युद्ध, दुख, लालच और सभी पीड़ाओं को शांति मिटा सकती है. धन दौलत में से भौतिक संपदा खरीद सकते हैं, शांति को हम खरीद नहीं सकते हैं. हमें किसी प्रकार का दुख न हो तो शांति आवश्यक मिलेगा. दो कलाकारలో दो कलाकार उपवाचकन लेसन నుంచి ఈ క్వశ్చన్ కంపల్సరీ అడిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి స్టూడెంట్స్. అరుణ व చిత్ర दोनों को स्वभाव के बारे में अपने विचार बताइए. ఈ దో కళాకారులో అరుణ అండ్ చిత్ర అనేది రెండు క్యారెక్టర్స్. వాళ్ళ గురించి అడుగుతాడు. అరుణ సమాజ్ సేవక్ హే. ఈమె సోషల్ వర్కర్ అరుణ అనే ఆమె. चित्र चित्रकारिणी है. चित्र आने अम्माई चित्रकारिणी आर्टिस्ट. अतः अरुणा को समाज सेवा में अधिक रुचि है. अरुणा की చాలా సమాజ్ సేవ అంటే చాలా ఇష్టము. चित्रा को चित्रकला में रुचि है. रोग पीड़ित बच्चों की सेवा करना, उन्हें अस्पताल ले जाना, वह डॉक्टरों से चिकित्सा करवाना, दवा दिलाना, आसपास के गरीब बच्चों को शिक्षा दीक्षा देना आदि में अरुणा अपना समय बिताती है और आनंद लेती है. అరుణ ఎలాంటి వ్యక్తి అంటే సమాజ సేవ చేయడం కోసం చాలా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తుంది. ఎవరైనా పేద పిల్లలు ఉంటే డాక్టర్ దగ్గర చికిత్స పొందించడము, వాళ్ళకి మెడిసిన్స్ ఇప్పించడము, గరీబ్ బచ్చోంకో శిక్ష అంటే బీద పిల్లలకి ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వటము, ఇవన్నీ చేసేదన్నమాట. चित्रा अपनी चित्रकला द्वारा समाज को बदलना चाहती है. अरुणा को तो चित्रा की चित्रकला निरर्थक तथा बेमतलब लगती है. चित्रा अपनी चित्रकला द्वारा समाज को बदलना चाहती है. अरुणा को तो चित्रा की चित्रकला निरर्थक तथा बेमतलब लगती है. अरुणा चित्रा से निर्जीव चित्र बनाने के बजाय दुखी तथा असहायता लोगों की सेवा करने को कहते. दोनों में इतना अंतर होने पर भी वे दोनों सच्ची दोस्ती को निभाती है. వాళ్ళలో ప్రొఫెషనల్ డిఫరెన్సెస్ ఉన్న బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు పద్య భాగంలో నుంచి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం స్టూడెంట్స్. మానవ జీవన్ మే వర్షా కా క్యా మహత్వ है और वर्षा से क्या क्या लाभ है? ఈ రెండిటికి ఒకటే ఆన్సర్. वर्षा से हमें कई लाभ है. वर्षा से पीने का पानी इकट्ठा किया जा सकता है. वर्षा से खेत बाड़ी भी कर सकती है. అంటే వ్యవసాయం చేయాలి, చేసుకోవచ్చు. वर्षा से सूरज का तापमान दूर किया जा सकता है. సూర్యుని వేడి తగ్గుతుంది. पेड़ पौधों के लिए भी वर्षा आधार है. वर्षा के कारण ही नदियां जीव नदियों के रूप में बहती है. वर्षा ऋतु के प्रकृति सौंदर्य पर अपने विचार कीजिए. वर्षा ऋतु में प्रकृति बहुत सुंदर लगती है. चारों ओर हरियाली ही हरियाली रहती है, అంటే గ్రీనరీ ఉంటుంది. वर्षा की पहली बूंद जब धरती को चूमती है तब उसका सुगंध वर्णनातीत होता है. वर्षा में खेलकर बच्चे पुलकित होते हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बरसते बादलों నుంచి. बरसते बादलों को देखकर किसान क्यों प्रसन्न होते हैं? नीलाकाश में काले काले बादल छाए रहते हैं. ठंडी हवा लगते ही वे पानी बरसते हैं. बरसते बादलों को देखकर किसान प्रसन्न होता है. किसान लोग खेती बाड़ी करके आवश्यक खाद्य पदार्थ पैदा करते हैं.
खेती बाड़ी के लिए वर्षा की आवश्यकता है। सिंचाई के लिए भी पानी चाहिए। बीज बोने से लेकर फसल उगने तक पानी की आवश्यकता है। इसलिए ऐसा महत्वपूर्ण पानी बरसने वाले मेघों को देखकर किसान बहुत प्रसन्न होता है। ऊंच नीच का भेद मिटाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? ऊंच नीच का भेद मिटाना हमारा प्रथम आवश्यक व कर्तव्य है। इसके लिए अपनी ओर से हम भी कुछ कर सकते हैं। सब लोगों से मिलजुल कर रहते हैं, एकता की भावना बढ़ानी है। सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करते, नफरत की भावना को छोड़ देना है। समानता का बीज बोते लोगों के दिलों में विश्वास भरना चाहिए। जाति, धर्म, भाषा, प्रांत जैसे भेदभावों को छोड़ते लोगों की सहायता करनी है। सबका आदर सम्मान करना है। दुनिया को पावनदम बनाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? दुनिया को पावनदम बनाने के लिए ऊंच नीच का भेद मिटाएंगे, निराशा की भावना भगाकर विश्वास जगाएंगे, उलझे लोगों को वास्तविकता बताएंगे, बेराहों को राह दिखाएंगे, सत्य, अहिंसा, त्याग, समर्पण, विश्व बंधुत्व की भावना जगाएंगे। हमें अपने जीवन में कैसा पद अपनाना चाहिए? हमें जीवन में सदा सत्य और न्याय मार्ग पर चलना है। श्रद्धा और प्रेम का उत्तम भाव दिल में रखकर खुद खुश रहते सबको खुश रखने का न्याय पथ हमें अपनाना चाहिए। अहिंसा और धर्म मार्ग को अपनाना चाहिए। भाग्य और कर्म में आप किसे श्रेष्ठ मानते हैं? क्यों? ఇది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ స్టూడెంట్స్. भाग्य और कर्म में मैं कर्म को ही श्रेष्ठ मानता हूँ. అంటే లక్ అండ్ శ్రమ అంటే హార్డ్ వర్క్ రెండిట్లో నువ్వు ఏది శ్రేష్టమైనదిగా భావిస్తావంటే కర్మ అనే దాన్ని శ్రేష్టంగా భావించాలి. क्योंकि भाग्य पर कोई भरोसा नहीं है. भाग्य से आलसी बन जाते हैं. సో అలా లక్ ఉంటే మనము వి విల్ బికమ్ లేజీ, असफलता रह जाते हैं, उससे कुछ भी हो सकता है. कर्म तो सफलता पाने का एकमात्र साधन है. सक्सेस का అవ్వడానికి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే హార్డ్ వర్క్. उसका फल सदा अच्छा और सुखदायी ही होता है. श्रम करने वाला कभी हारता नहीं है. मेहनत करने से हमें जीवन में सब कुछ पा सकते हैं. సో హార్డ్ వర్క్ ఉంటే మనము ఏదానైనా ఈజీగా చేయొచ్చు. मेहनत सफलता की कुंजी है. की फैक्टर ఏంటి అంటే సక్సెస్ కి मेहनत, హార్డ్ వర్క్. मेहनत करने वाला कभी भी नहीं हारता. సో ఎప్పుడైతే ఎవరైతే కష్టపడతారో వాళ్ళకి అపజయం అంటూ ఉండదు. भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम भी यही कहता है कि సప్నం को సాకార్ करने के लिए अधिक मेहनत करना है. సో అబ్దుల్ కలాం కూడా ఇదే చెప్తాడు, మన కలల్ని సాకారం చేయడానికి కష్టపడటం ఒకటే మార్గం. मेहनत करने से हमें जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं. ఇది క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ లోనే కాకుండా మనము రియల్ లైఫ్ లో కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేద్దాం స్టూడెంట్స్. వి నీడ్ టు వర్క్ हार्ड. देयर इज नो शॉर्टकट फॉर हार्ड वर्क. मीरा की भक्ति भावना कैसी है? अपने शब्दों में लिखिए. मीरा भक्ति काल की कवयित्री है. वह कृष्णोपासिका है. वह भगवान श्री कृष्ण को अपने पति मानकर पूजा करती है. उनकी भक्ति माधुर्य भक्ति है. मीराबाई जी ने सद्गुरु की महिमा तथा कृपा के बारे में वर्णन किया है. मीराबाई कहती है कि मैं राम रतन धन पाई हूँ. रैदास ने किन उदाहरणों के द्वारा भक्त और भगवान के बीच संबंध स्थापित किया? रैदास जी ने भगवान की तुलना चंदन, मेघ, मोती और स्वामी से की है. उनका कहना है कि ईश्वर चंदन है और हम पानी हैं, वह मेघ है और हम मोर है, हम धागा है और वही मोती है, वह मालिक है, हम और उसके दास है. रैदास भगवान की उपासना कैसे करते हैं? సో రైదాస్ భగవాన్కి ఉపాసన ఎలా చేస్తాడు అనే క్వశ్చన్. సో ఉపాసన కానీ భక్తి అని రైదాస్ ఉంటే ఈ ఆన్సర్ కంపల్సరీ రాయాల్సి ఉంటుంది స్టూడెంట్స్. रैदास की चौपाइयों में समर्पण की भावना, दास्य भक्ति को अधिक महत्व किया गया है. रैदास अपनी भक्ति के बारे में कहता है कि हे प्रभु तुम चंदन हो तो मैं पानी हूँ, हे प्रभु तुम बादल हो तो मैं मोर हूँ. बादल रूपी भगवान को मोर रूपी भक्त देखता रहता है. प्रभु जी तुम मोती है तो मैं धागा हूँ, आपसे मिलने से मेरी सुंदरता बढ़ती है. సో ఇది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ స్టూడెంట్. ఇప్పుడు గద్య భాగంలో నుంచి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేద్దాం స్టూडेंट्स. गद्य भागंలో నుంచి మనకి 3 क्वेश्चन आंसर्स ఉంటాయి. ईदगाह पाठ में प्रकृति का चित्रण कैसे किया गया है? रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है. आज का सवेरा मनोहर और सुहावना है.
वृक्षों पर अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर लालिमा है, सूरज बहुत प्यारा और शीतल है तथा सबको ईद की शुभकामनाएं दे रहा है। हामिद का खुशी का कारण क्या है? हामिद 4-5 साल का भोला भाला लड़का है। उसके माँ बाप तो मर चुके हैं। हामिद का दिल निर्मल और खुश है। वह ईद का मेला भी देखने जा रहा है। यदि हामिद का खुशी का कारण है। हामिद ने दादी के लिए चिमटा खरीदा। क्यों? हामिद अपनी दादी को बहुत चाहता है। हामिद की दादी के यहाँ चिमटा नहीं था। तवे से रोटियों उतारते वक्त उसका हाथ जल जाते हैं। हामिद को ख्याल आया है कि वह चिमटा ले जाकर दादी को दे देता तो उसका हाथ नहीं जलते। इसलिए अपनी दादी का कष्ट दूर करने हामिद चिमटा खरीदना चाहता था। खिलौनों की तुलना में चिमटा उपयोगी वस्तु है। लोकगीत के बारे में आप क्या जानते हैं? हमारी संस्कृति में लोकगीत विशिष्ट स्थान रखते हैं। मनोरंजन की दुनिया में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। देहाती क्षेत्रों में ये अधिक गाए जाते हैं అంటే విలేజెస్లో ఎక్కువ పాడతారనమాట ఈ ఫోక్ సాంగ్స్ लोकगीत అంటే लोकगीत सीधे जनता के संगीत है। ये घर गांव और नगर की जनता के गीत है। ये त्योहारों और विशेष अवसरों पर गाए जाते हैं। इनके लिए साधना की जरूरत नहीं होती। इनके रचना वाले गांव के आम पुरुष व महिलाएं होती है। लोकगीत की भाषा जन भाषा है। ఈ లోక్గీత్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ ఆన్సర్ కంపల్సరీ ఉంటుంది స్టూడెంట్స్, బై హార్ట్ చేయండి। लोकगीत और संगीत का क्या संबंध है? लोकगीत अपने लोच, ताजगी और लोकप्रियता में शास्त्रीय संगीत से भिन्न है। लोकगीत सीधे जनता के संगीत है। इनके लिए साधना की जरूरत नहीं है, जबकि शास्त्रीय संगीत में अधिक साधना की जरूरत होती है। संगीत की भाषा साहित्यक होती है, जबकि लोकगीत की भाषा जन भाषा है। लोकगीत बाजों की मदद से बिना ही ढोलक, झांझा, करताल, बांसुरी आदि की मदद से गाए जाते हैं। मनोरंजन की दुनिया में लोकगीत का महत्वपूर्ण स्थान है। साबित कीजिए। मनोरंजन की दुनिया में लोकगीत का महत्वपूर्ण स्थान है। इस विषय में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हमारी संस्कृति में लोकगीत और संगीत का अटूट संबंध है। गीत संगीत के बिना हमारे मन रस से निरस हो जाता है। लोकगीत जो है वे घर गांव और जनता के गीत है। त्योहारों और विशेष अवसरों पर ये गाए जाते हैं। हिंदी भाषा की क्या विशेषता है? हिंदी संस्कृत सभ्यता व गरिमा का प्रतीक है। यह करोड़ लोगों की जीविका बन चुकी है। हिंदी भाषा से सारे भारत की पहचान अच्छी तरह से कर सकते हैं। हमें भारत के सभी प्रांतों से जुड़ने के लिए हिंदी भाषा की आवश्यकता होती है। సో భారతదేశంలో అన్ని స్టేట్స్‌తో మనము ఈజీగా कम्युनिकेट చేయొచ్చు हिंदी भाषा అంటే। हिंदी सारे भारतीयों को एकता के सूत्र में बांधती है। हिंदी अपने शाब्दिक अर्थ से भी भारतीय कहलाता है। हिंदी भाषा सीखने से क्या-क्या लाभ है? हिंदी भाषा सीखने से ये लाभ मिलते हैं। हिंदी से हम सारे भारत की पहचान अच्छी तरह से कर सकते हैं। हमें भारत के सभी प्रांतों से यह भाषा जुड़ाती है। यह भाषा हमें एकता के सूत्र में बांधती है। मीडिया, फिल्म उद्योग, बैंक आदि क्षेत्रों में हिंदी की उपयोगिता बढ़ती जा रही है। हिंदी भाषा से कई रोजगार हमें मिलता है। भारत में हिंदी का प्रचार किन किन संस्थाओं के द्वारा हो रहा है? भारत में हिंदी का प्रचार करने के लिए दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के नाम से आंध्रा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु आदि राज्यों में संस्थाएं कार्यरत है। इसके अलावा केंद्रीय हिंदी संस्थान हिंदी का प्रसार एवं प्रचार में योगदान दे रहा है। इनके अलावा अनेक वेबसाइट हिंदी की सेवा में तत्पर है, जिनमें मुख्य है www.rajbhasha.nic.in, www.bhashaindia.com, www.ssc.nic.in आदि। भारत में हिंदी दिवस क्यों मनाया जा रहा है? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में देश को एकता के सूत्र में बांधने हिंदी भाषा की ही आवश्यकता हुई। हिंदी से हमें सारे भारत की पहचान अच्छी तरह से कर सकते हैं। हमें भारत के सभी प्रांतों से जुड़ने के लिए हिंदी की आवश्यकता है।
इस कारण हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस भारत में मनाते आ रहे हैं। लक्ष्मीबाई के जीवन में हमें क्या संदेश मिलता है? लक्ष्मीबाई के जीवन में यह संदेश मिलता है कि हर एक नागरिक को देश प्रेम तथा देशभक्ति के साथ रहना चाहिए। हर एक को विलासिता से दूर रहना चाहिए। देश के लिए मर मिटना चाहिए। ऊंच नीचे के भेद को भूलकर जनसेवक बनना चाहिए। सेवा, तपस्या और बलिदान आदि गुणों से ओतप्रोत होना चाहिए। एकांकी के आधार पर बताइए कि स्वराज की नींव का क्या तात्पर्य है। एकांकी के आधार पर बताएंगे तो स्वराज की नींव का अर्थ या तात्पर्य यह है कि स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए सेना को तैयार करना है, युद्ध सामग्री संचित करना है, अनुशासन से युक्त सैनिकों को तैयार करना है, स्वराज के लिए बलिदान देना भी स्वराज का नींव है। థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ స్టూడెంట్స్. ఈ వీడియో మీకు హెల్ప్ఫుల్ అయినట్టుంటే ఒక లైక్ ఇవ్వండి. థ్యాంక్ యూ. హ్యావ్ ఎ గుడ్ టైం.